गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास की यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड इन मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड है। प्यारे बच्चों, जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर टर्म्स क्या क्या आती हैं, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज होते हैं, कौन कौन से फोर्सेज वेरी करते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जो फिजिक्स है आपकी साइंस की ब्रांच है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, नेचर और नेचर से जुड़े हुए नेचुरल फिनोमेनाज के बारे में स्टडी करते हैं। प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटना होती हैं, वो जो फिजिक्स के अंडर आती हैं, उनमें कौन कौन से फोर्स वेरी करते हैं, वो यहाँ पढ़ने हमें। फिजिक्स के अंडर आपकी मेन 5 ब्रांचेज आती हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं थ्योरीज ऑफ मोशन, किसके बारे में, मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में और लो स्पीड पे। ये क्वांटम मैकेनिक्स की इसका ब्रांच है। इसकी ब्रांच क्लासिकल मैकेनिक्स भी होती है, जिन्हें आप अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई थ्योरी, मैग्नेट से जुड़ी हुई थ्योरी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आप जानते भी हैं, आपने नाम सुना होगा, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल रेज, रेडियो वेव्स, ये सब आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इन सब के बारे में स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही करते हैं। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसे आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। 12th से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है इसमें। ये जो ब्रांच है हमें थ्योरीज ऑफ हीट के बारे में स्टडी करती है, हीट का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, टेम्परेचर चेंज किस तरह से अकर होते हैं, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो गैसेज होती हैं उसके अंदर जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह अपने बिहेवियर को शो करते हैं। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी, हमारे रेडियो एक्टिविटी एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे रेडियो सेंसिटिव मटेरियल्स अपने आप टूटना शुरू कर देते हैं, जिसे आप 12th में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी आपको बताती है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेटिविटी थ्योरी जो आइंस्टीन ने दी थी, उन सब के बारे में हम स्टडी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसके बारे में आप जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा है। ऑप्टिक्स के अंदर जो हम कवर करते हैं, लाइट के नेचर को कवर करते हैं, और लाइट के बहुत सारे प्रोसेसेस फिनोमिनाज होते हैं जिन्हें हम कवर करते हैं, लाइक एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, जिन्हें आप ज़्यादातर को 10th में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, उसके अलावा जो फिजिक्स हम वेरी कराते हैं उसमें फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, बेसिक फोर्सेज, जिनके जो नेचर में मौजूद वस्तुओं पे अप्लाई होते हैं, जो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड आपका वीक फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, जिन्हें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्यारे बच्चों, ये फोर्स के बारे में जो एक्सप्लेन किया था वो न्यूटन ने किया था, इसाक न्यूटन ने। उन्होंने बताया था ये फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और हमारे यूनिवर्स में मौजूद किन्हीं भी वस्तुओं के बीच में, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में, जिसके द्वारा वो दोनों वस्तु आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो डिपेंड करता है, किन टर्म से डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास बॉडीज पे। M1 M2 टू मास बॉडीज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। ये फोर्स का आपका फॉर्मूला है, G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 M2 मास ऑफ द पार्टिकल्स हैं, और R स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप 11th क्लास में 6th यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमें इसकी कुछ जनरल टर्म्स पढ़नी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, ये फोर्स हमारे नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर। इस फोर्स का जो नेचर होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, नेचर में अट्रैक्टिव, बॉडीज को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में मौजूद जो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसी फोर्स की वजह से करती हैं। ये फोर्स हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मीन होता है, अगर हमारा फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के, इन्वर्स में उल्टा, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इस फोर्स की रेंज होती है लॉन्ग रेंज फोर्स, लंबी दूरी के लिए फोर्सेज एक्ट करते हैं। इस फोर्स के लिए हमें मास बॉडीज के बीच में किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर कोई मीडियम नहीं है
तब भी ये फोर्सेज एक्ट करते हैं, और मीडियम होगा तो फोर्सेज की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाती है। ये फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। इन दोनों मास बॉडीज के बीच में हम किसी भी पाथ से मूव करें, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दैट फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। प्यारे बच्चों, आपका जो नेक्स्ट फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है किन के बीच में, चार्ज बॉडीज के बीच में। अब चार्ज बॉडीज जो होती हैं तो वो रेस्ट में होती हैं या मोशन में होती हैं। अगर चार्ज बॉडीज रेस्ट में हैं तो जो फोर्स अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के नाम से जाना जाता है। अगर चार्ज बॉडीज मोशन में होती हैं तो मोशन में होने से जो फोर्स एक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्सेज। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज और मैग्नेटिक फोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। इस फोर्स को आपके कूलाम ने दिया था। कूलाम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था अगर कोई दो चार्ज बॉडीज हैं, सम डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती हैं दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं प्यारे बच्चों? ये फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इसका नेचर अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव, दोनों नेचर ये शो करता है। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी करता है, जो हमने फॉर्मूले में दिखाया हुआ है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी करता है। ये फोर्सेज भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं, लंबी दूरी के लिए एक्ट करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस पे। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। ये फोर्सेस सेंट्रल फोर्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल के सेंटर से एक्ट करते हैं। सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स था, ये भी एक सेंट्रल फोर्स होता है, मास बॉडीज के सेंटर से एक्ट करता है। अवर नेक्स्ट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। प्यारे बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज जो होते हैं हमारे नेचर में मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और इनके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मीसॉन्स, हेप्टॉन्स, पाइऑन्स, इनसे भी छोटे होते हैं, जो उन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है दैट आर कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन वीक न्यूक्लियर फोर्सेज की वजह से हमारे पार्टिकल्स में जो प्रोसेसेस टेक प्लेस होती हैं वो क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस, और इनकी डिके प्रोसेस एक्ट करती हैं पार्टिकल्स की। अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल से। लेकिन ये फोर्स जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे जो अभी हमने फोर्स पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीकर होता है। इस फोर्स में जो नेचर है ना तो अट्रैक्टिव होता है नॉट रिपल्सिव, सिर्फ हमारा ये किस काम आता है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में रेडियो एक्टिविटी और डिके प्रोसेस के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना उसे तोड़ के। तो ना तो अट्रैक्टिव नेचर शो करता है ना रिपल्सिव नेचर शो करता है। ये फोर्सेज लॉन्ग रेंज नहीं होते, सिर्फ ये शॉर्ट रेंज के लिए वेरी करते हैं। ना ही ये फोर्स जो डिपेंड करता है पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए पाथ पे डिपेंड करने की वजह से क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्हें बोलते हैं। ना ही ये फोर्सेज सेंटर से एक्ट करते हैं, तो नॉन सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्यारे बच्चों, ये फोर्स आपका यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब ये एक्ट कहाँ करता है, ये एक्ट हमारा न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। इसी फोर्स की वजह से हमारा न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल रखता है। स्टेबल मीन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू 10⁻38 टाइम्स होती है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। इसका नेचर जो होता है अट्रैक्टिव होता है, लेकिन डिस्टेंसेस पे वेरी करता है अट्रैक्टिव फोर्स। अगर इसकी डिस्टेंस 0.7 फर्मी से कम हो जाती है तो ये फोर्स रिपल्सिव बन जाता है 0.7 फर्मी से कम होने पर, और 0.7 फर्मी से ज़्यादा होने पर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है।
इस फोर्स की रेंज भी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और ये जो एक्ट करता है हमारा, इसकी जो रेंज होती है 10 फर्मी तक एक्ट करती है। फर्मी का मीनिंग होता है, फर्मी मीन 10⁻⁻15 मीटर, जिसका मतलब है हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज 10⁻⁻14 मीटर तक एक्ट करते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेज इन्हें बोलते हैं, क्योंकि पावर किस में, माइनस में है, तो शॉर्ट रेंज फोर्सेज ये कहलाते हैं। ये फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर में नॉन सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। ये फोर्सेस सैचुरेटेड फोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस पे वेरी करके। आप अगर ग्राफ के थ्रू देखें, जब डिस्टेंस आपकी अबाउट 10 फर्मी हो जाती है तो ये फोर्सेस कैसे हो जाते हैं, सैचुरेटेड फोर्स हो जाते हैं। और जब डिस्टेंस आपकी होती है 0.7 फर्मी, उस डिस्टेंस के बाद ये रिपल्सिव हो जाते हैं नेचर में। और 0.7 फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस होने पर इनका नेचर अट्रैक्टिव होता है। तो 10 फर्मी के डिस्टेंस पे, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस पे ये फोर्सेस सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज होने बंद हो जाते हैं। ये फोर्सेस चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, फिर भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट में हमने नोट के थ्रू ये लिखा है, जो फंडामेंटल फोर्सेज हमने 4 पढ़े हैं, इनके बीच में जो वेरिएशन होता है, आपस में इनकी पावर का जो वेरिएशन होता है किस तरह से होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को हम यूनिटी मान के चलें, यूनिटी मतलब 10⁻0 को यूनिटी 1 बोलते हैं, तो इससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो प्यारे बच्चों से आप अच्छे से पढ़ें। इस चैप्टर में सिर्फ हम कुछ बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं फिजिक्स में जो पढ़ेंगे हम। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमारी सिलेबस स्टार्ट होगा।